डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पहला लेक्चर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री जो कि इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री के ऊपर बनी हुई है वो एक बार देख लें। ये कायनात बहुत से हैरान कर देने वाले वाक़यात से भरी पड़ी है। इन वाक़यात में से एक अमूमन रोनुमा होने वाला वाक़या आसमान पर चमकने वाली बिजली है, जो कि ज़मीन के मर्ज़ वजूद में आने से अब तक अगाए बगाए रोनुमा होता रहता है। शुरू में लोग हैरान थे कि इसको रोज़मर्रा के कामों में कैसे इस्तेमाल में लाया जाए। लोगों ने पहली बार बिजली के झटकों को इलेक्ट्रिक फिश से महसूस किया और उस वक्त लोग इस मछली को बाकी मछलियों की मुहाफ़त समझते थे। ज़माने कदीम में लोग एक पत्थर जेमस्टोन, जिसे एम्बर भी कहा जाता है, उसके बारे में ये जानते थे कि जब इस पत्थर को बिल्ली के बालों में रगड़ा जाए और इसके नज़दीक जब हल्के ज़रात लाए जाएं तो वो उनको खींच लेता था। इन तमाम वाक़यात की असल वजह इलेक्ट्रिसिटी थी और इंसान इसे ज़माने कदीम से जानते थे, लेकिन इसको इलेक्ट्रिसिटी का नाम एक इंग्लिश फिजिसिस्ट विलियम गिलबर्ट ने दिया। उसके बाद उन्होंने 16वीं सदी में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। 1752 में एक साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग के ज़रिए एक मशहूर तजर्बा किया और आसमान पर चमकने वाली बिजली और आम बिजली जिसे ज़मीन के ऊपर महसूस किया जा चुका था, इनके दरमियान एक ताल्लुक़ निकाला। उन्होंने पतंग के साथ एक लोहे की चाबी बांधी और इस पतंग को एक कंडक्टिंग वायर के ज़रिए थामे रखा और उस वक्त आसमानी बिजली भी चमक रही थी। जब बिजली इस पतंग के ऊपर पड़ी, उन्होंने बिजली का एक झटका महसूस किया और ये नतीजा निकाला कि आसमान पर चमकने वाली बिजली और जो ज़मीन के ऊपर मौजूद है, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के ऊपर काम किया और इलेक्ट्रिसिटी को काबिल इस्तेमाल बनाया और आज हम बिजली को बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि टीवी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स और इसके अलावा अनगिनत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मौजूद हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हकीकत में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल के अंदर मूव कर सकता है। उसको मूव कराने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, इंडक्शन, कंडक्शन, रबिंग, इस तरह के हमारे पास मेथड हैं जिनको जिनको यूज़ करके हम चार्ज पार्टिकल्स को एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल के अंदर मूव करवा सकते हैं। अब चार्ज पार्टिकल होते किस चीज़ के अंदर हैं? हम जानते हैं कि यूनिवर्स के अंदर जितने मटेरियल्स पाए जाते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं और एटम के तीन किस्म के सब एटॉमिकल पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलके एटम बना होता है। इसका सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल पार्टिकल के तौर पे बिहेव करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो दोनों एक दूसरे के बराबर लेकिन अपोजिट चार्ज मौजूद हैं, यानी कि एक प्रोटॉन हो एक इलेक्ट्रॉन हो, दोनों एक दूसरे की चार्ज को कैंसिल कर देंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन के मास को अगर कंपेयर किया जाए तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 टाइम, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट फिगर आपके पास 1836 है।
ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट 2000 टाइम ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से। लेकिन प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन के मास को अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों एक दूसरे के ऑलमोस्ट बराबर हैं, 0.1% का फर्क है, लेकिन उसको हम नेग्लिजिबल करार देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के मास से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ऑलमोस्ट 2000 टाइम ज्यादा मास है दोनों का। तो अब एटम की अगर बात कर लें तो एटम के जो मेन पोर्शन होता है वो होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर दो किस्म के सब एटॉमिकल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो दो किस्म की मोशन करते हैं, एक ऑर्बिटल मोशन, यानी कि ये न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द ये ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं। सेकंड स्पिन मोशन, यानी कि ये स्पिन मोशन भी। तो स्पिन और ऑर्बिटल दोनों मोशन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कर रहा होता है। एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे कि न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर रहे होंगे। दोनों एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों बराबर मिकदार में मौजूद होंगे। अब यहाँ पे एक बात ये भी याद रखिएगा कि टोटल मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इनटू इट्स न्यूक्लियस, कि एटम का जो टोटल मास होता है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वहां पे मौजूद है न्यूक्लियस के बाहर, तो टोटल मास न्यूक्लियस के इनसाइड कैसे मौजूद हो सकता है। तो इसके लिए एक बात याद रखें कि हमने बोला है कि मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट 2000 टाइम ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब 1 गुना का डिफरेंस हो, 2 गुना का डिफरेंस हो, 3 गुना का डिफरेंस हो, वो तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर डिफरेंस है जो 2000 टाइम का तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन को एक मासलेस पार्टिकल कंसीडर कर रहे होते हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि एटम का जो सारा मास होता है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि इसके जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो दोनों के दोनों उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। न्यूक्लियस के बाहर जो पार्टिकल मौजूद हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास है उनका एज कंपेयर टू न्यूक्लियॉन्स का। तो अगर एटम का ये स्ट्रक्चर देखें, ये एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द मोशन कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, पहला शेल के एल एम एन, बहुत सारे इसके शेल्स हो सकते हैं। वो एक एटम यानी कि एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के लॉज को देखते हुए उनकी डिस्ट्रीब्यूशन उसके शेल्स के अंदर कर दी जाती है। हमने कहा है कि चार्ज पार्टिकल को एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल के अंदर मूव कराया जा सकता है। इसकी अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं जो कि आप अपनी कॉमन लाइफ में उसको परफॉर्म कर सकते हैं, कि एक कॉम्ब लें, ड्राई कॉम्ब, खुश्क कंघी लें और उसको अपने ड्राई हेयर्स के अंदर रब करें। जब आप कॉम्ब को हेयर्स के अंदर रब करेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि कॉम्ब के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के हेयर्स के अंदर चले जाएंगे। अभी हमने पढ़ा था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कॉम्ब में से इलेक्ट्रॉन निकल के हेयर्स के अंदर जाएंगे तो कॉम्ब के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाएगी और वहां पे प्रोटॉन की तादाद ज्यादा है, तो इस वजह से कॉम्ब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और हेयर्स के अंदर अब इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो गई है तो इस वजह से हेयर के अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर जब आप कॉम्ब को हेयर के नजदीक लेके जाएं तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कैसे चार्ज एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल के अंदर मूव कर रहा होता है या मूव कर सकता है। उस अब चार्ज पार्टिकल तो है, तो एक चार्ज को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके लिए याद रखें कि एक चार्ज की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम यूज करते हैं क्यू, स्मॉल क्यू, एक चार्ज के लिए। अब इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है कूलम। अब अगर आपके पास सिस्टम है और सिस्टम के अंदर चार्ज बहुत ज्यादा मौजूद है, एक से ज्यादा चार्ज पार्टिकल उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे। उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू एन ई। ई क्या है, चार्ज ऑन पार्टिकल, जिसकी वैल्यू हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁻19 कूलम होती है। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन दैट सिस्टम, उस सिस्टम के अंदर कितने पार्टिकल मौजूद हैं।
टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल चार्ज उस सिस्टम के अंदर आ जाएगा। अब इसको एग्जांपल है कि आपने तो सारे चार्ज पार्टिकल को ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे आप टोटल नंबर्स को आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक बात याद रखें कि फर्ज कर लें कि आपके पास 2 + 2 + 2 + 2 + 2, एक 2 को आपने 5 बार ऐड किया तो वो 10 के बराबर आता है। लेकिन आप यूं कर लें कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि गिने कि कितनी बार 2 ऐड हो रहे हैं, उसको 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो भी 10, या फिर 2 को 5 पर ऐड करें तो भी 10। तो यही फिनोमेना यहाँ पे यूज हो रहा है कि आप e + e + e + e + e + अप टू n टाइम्स e, आप वो यूज करें या आप यूज करें q = ne। दोनों के लिए जो आंसर आता है वो एग्जैक्टली सेम आता है। तो इस वजह से हम टोटल जो चार्ज है उसके लिए फार्मूला ये यूज कर रहे होते हैं। अब हमारे पास जो n है, ये टोटल चार्ज, दो किस्म के चार्ज पार्टिकल हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के लिए और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो जो n होता है इसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो हम n की वैल्यूज नेगेटिव पुट करेंगे। और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए n की वैल्यू हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये हमारे पास इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद दोनों चार्ज पार्टिकल का मास कितना होता है, हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो ऑलरेडी मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। मैन्यूट्स आर डिफरेंट, 0.1% होता है, लेकिन उसको हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद है कि बेसिक नेचर क्या है इन चार्ज पार्टिकल की। तो हमेशा याद रखिएगा कि इसकी दो किस्म की नेचर है। जब दो एक जैसे चार्ज पार्टिकल हों वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन जब दोनों अपोजिट चार्ज पार्टिकल मौजूद हों तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन एक बात ये भी याद रखें कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर किसी किस्म की फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि बात है या एक जैसे चार्ज पार्टिकल या अपोजिट चार्ज पार्टिकल। तो न्यूट्रॉन तो चार्ज है ही नहीं, तो इसका मतलब वो न्यूट्रॉन के ऊपर दोनों चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों न्यूट्रॉन के ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसकी 3 किस्म की बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करें कि चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब ये है कि हम चार्ज पार्टिकल को जिस तरीके से स्केलर्स को ऐड करते हैं, स्केलर्स हमारे पास 1 2 3 4 ये सारे स्केलर्स हैं, तो 1 2 3 4 इन सब को आपस में जिस तरीके से हम ऐड कर रहे होते हैं, इसी तरीके से हम एज ए स्केलर चार्ज पार्टिकल्स को भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम कंसिडर कर लें कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 मौजूद है, तो इसका टोटल चार्ज कैसे फाइंड करेंगे। तो अब हम सिंपल इनको जैसे कि स्केलर्स को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड कर दें, तो कैपिटल Q = Q1 + Q2, कैपिटल Q टोटल चार्ज है सिस्टम का। अगर फर्ज कर लें कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर Q1 Q2 Q3 प्लस अप टू Qn तक चार्ज हमारे पास मौजूद हैं, तो उसकी वजह से भी जो टोटल चार्ज होगा इनको भी हमने एज ए स्केलर ही ऐड करना होगा। तो कैपिटल Q यानी कि टोटल चार्ज = Q1 + Q2 + Q3 प्लस अप टू Qn, यानी कि सबको हमने एज ए स्केलर ऐड कर दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि चार्ज इज कंजर्व्ड क्वांटिटी। तो कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है कि एक जैसा रहना, कांस्टेंट रहना। तो इस यूनिवर्स के अंदर जितने चार्ज पार्टिकल बन चुके हैं वो उतने ही रहेंगे। हम चार्ज पार्टिकल को ना तो बना सकते हैं, ना हम चार्ज पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, अगर एक मटेरियल के अंदर से चार्ज पार्टिकल की तादाद कम हो जाती है तो उसका मतलब ये है कि उस मटेरियल से चार्ज पार्टिकल किसी और मटेरियल के अंदर मूव कर गए हैं, डिस्ट्रॉय नहीं हुए। या एक मटेरियल के अंदर चार्ज पार्टिकल की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो उसका मतलब है कि किसी और मटेरियल से उसके अंदर चार्ज पार्टिकल मूव करके इसके अंदर आ गए हैं। चार्जिंग डिस्चार्जिंग यही फिनोमेना है
कि अगर कोई मटेरियल चार्ज हो रहा होता है तो किसी और मटेरियल से चार्ज पार्टिकल उसके अंदर मूव कर रहे होते हैं, या एक मटेरियल अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो किसी और इस मटेरियल से चार्ज पार्टिकल मूव करके किसी और मटेरियल के अंदर जा रहे होते हैं। वो क्रिएट भी नहीं हो रहे होते या डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहे होते। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक बहुत कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन मैं इजी सी वर्डिंग में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि कॉन्टिन्यूस या डिस्क्रीट क्या होता है। तो आपने क्या करना है कि अगर फर्ज कर लें कि आपने एक मखसूस हाइट गेन करनी है, एक यानी कि खास ऊंचाई तक जाना है, तो आपके पास दो तरीके हैं। आप क्या करेंगे कि अगर सीढ़ियां बनी हुई हैं तो आप क्या करेंगे कि सीढ़ी के ऊपर से चढ़ के जाएंगे। तो सीढ़ियों में क्या है, आप एक सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। तो मतलब आप स्टेप बाय स्टेप आप हाइट के ऊपर जा रहे हैं। तो आप डिस्क्रीट या क्वांटाइज्ड फॉर्म में हाइट के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक और तरीका है कि अगर एक बिल्कुल सीधी सी स्लोप बनी हुई है, इस तरीके से बिल्कुल लगातार एक स्लोप बनी हुई है, उसके ऊपर आप अगर चल के जा रहे हैं तो आप कंटिन्यूस फॉर्म में हाइट के ऊपर जा रहे हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे पास चार्ज होता है वो भी कंटिन्यूस नहीं होता, वो डिस्क्रीट या क्वांटाइज्ड होता है। यानी कि अगर एक सिस्टम के अंदर कोई एक सिस्टम चार्ज हो रहा है तो उसके अंदर एक चार्ज आएगा, फिर दूसरा चार्ज आएगा, फिर तीसरा, जितने चार्ज आने हैं तो वो कंप्लीट आते रहेंगे। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले एक कंप्लीट चार्ज आया, फिर दूसरा आधा आया, फिर तीसरा जो है वो और कम होके आएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आधा तो वो तब आएगा जब चार्ज को टुकड़ों में तकसीम किया जा सके, डिस्ट्रॉय किया जा सके। लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि चार्ज को तो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, तो मतलब चार टुकड़ों में भी तकसीम नहीं हो सकता। हमारे पास फार्मूला होता है कैपिटल Q इज इक्वल टू एन ई, टोटल चार्ज, यानी कि हमारे पास इसके बराबर होता है एन, तो ई तो हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम इसकी वैल्यू होती है, जो कि चार्ज है। लेकिन एन क्या है, एन हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ चार्ज, लेकिन टोटल नंबर ऑफ चार्ज हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू हो सकती है, यानी कि n की वैल्यू पॉसिबल है कि वो 1 2 3 इसी तरीके की कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। लेकिन कभी भी n की वैल्यू इस तरह पॉइंट की फॉर्म में नहीं आ सकती। अगर फर्ज कर लें कि 1.5 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि एक चार्ज पार्टिकल तो कंप्लीट आ गया है, लेकिन जो दूसरा चार्ज पार्टिकल है वो दो हिस्सों में तकसीम होके यानी कि आधा टुकड़ा आया है। दो, एक कंप्लीट और एक आधा, तो 1.5 ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, फिर से दोहरा देता हूँ कि चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, उसको टुकड़ों में तकसीम नहीं कर सकते। तो अगर n की वैल्यू कोई भी पॉइंट्स की फॉर्म आ रही है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर n की वैल्यू इंटीजर फॉर्म में आ रही है तो वो एग्जिस्ट करेगी। हाँ, ये हम जरूर कहेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास चार पार्टिकल हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो बजाते खुद क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। क्वार्क्स खुद एक फ्रिक्शनल फॉर्म होते हैं, टोटल चार्ज फ्रिक्शन में नहीं हो सकता, लेकिन चार्ज जो क्वार्क्स हैं वो खुद फ्रिक्शनल फॉर्म होते हैं, और क्वार्क्स मिलके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना रहे होते हैं। क्वार्क्स दो किस्म के होते हैं हमारे पास, एक होता है अप क्वार्क, और अप क्वार्क के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है +2/3 e। एक होता है डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1/3 e। प्रोटॉन की अगर बात करें तो प्रोटॉन के ऊपर +e चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्शनल जो हमारे पास हैं क्वार्क्स, उनसे मिलकर बना होता है, यानी कि दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। क्वार्क हमारे पास फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास एक फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्वार्क से मिलकर नहीं बना होता, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एलिमेंट्री पार्टिकल यानी कि फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल क्वार्क से मिलकर बना होता है। अब ये तीन क्वार्क से मिलकर बना है, दो अप और एक डाउन। आप यूं करें कि आप दो अप क्वार्क को ऐड करें, +2/3e +2/3e, और एक डाउन क्वार्क को -1/3e। आप ऐड करके चेक करेंगे तो आंसर +e ही आएगा। इसी तरीके से जो हमारे पास न्यूट्रॉन होता है वो मिलकर बना होता है दो डाउन क्वार्क से और एक जो है हमारे पास अप क्वार्क से। अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं, -1/3e -1/3e +2/3e, तो आपके पास आंसर आएगा 0e, यानी कि नो चार्ज। तो हम यूं कह सकते हैं कि चार्ज खुद तो
फ्रिक्शनल फॉर्म में फ्रिक्शनल एलिमेंट्री फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके तो बना हुआ है, लेकिन ये जब किसी जगह पे जाएगा तो ये एक कंप्लीट यानी कि प्लस ई की फॉर्म में ही जाएगा। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो माइनस ई की फॉर्म में ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि ई को भी हम टुकड़ों में तकसीम करके कहीं पे नहीं भेज सकते। तो इस वजह से ये जो टॉपिक था कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, कि चार्ज हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में या क्वांटाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। चार्ज डिस्क्रीट फॉर्म में चार्ज कंटिन्यूस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये था कि हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की हिस्ट्री डिस्कस की, फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और उसकी नेचर वगैरह हमने डिस्कस की।